हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं सप्लाई एनालिसिस और बात करते हैं लॉ ऑफ सप्लाई की। ठीक है, लॉ ऑफ सप्लाई सिंपली किस बात को इंडिकेट करता है, किस बात को प्रेजेंट करता है? द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। दैट मीन्स अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो उसकी सप्लाई भी क्या होती है? बढ़ती है। देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप when all other factors, all determinants who affect the supply remains the same। यानी बाकी सारे फैक्टर्स को हमें क्या मानना होगा? कांस्टेंट मानना होगा। बाकी सारे फैक्टर्स अगर कांस्टेंट हैं, remains the same, then there is a direct relationship between price and quantity supplied। This is law of supply। तो law of supply simply says when all other factors remains the same, और इसको हम ceteris paribus भी बोलते हैं। ceteris paribus, there is a direct relationship between price and quantity supplied। That means there is an extension with rise in price, there is an extension with rise in price and contraction with fall in price। That means there is a direct relationship between price and quantity supplied। ठीक है, अब लॉ ऑफ सप्लाई जैसे इकोनॉमिक्स के और अदर लॉज होते हैं जो सर्टेन अजम्पशंस पर बेस्ड होते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स इज़ अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, ये पूरा अजम्पशन बेस्ड है। तो लॉ ऑफ सप्लाई की भी कुछ अजम्पशंस हैं, कुछ बातें हैं जिन्हें हमें मानना पड़ता है, तभी ये डायरेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है। तो कौन सी बातें हैं जो हमें माननी पड़ेगी? व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई? वो सारी बातें जिन्हें हम क्या मान रहे हैं? हम कांस्टेंट मान रहे हैं। प्रैक्टिकली वो कांस्टेंट नहीं होती है, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड अजम्पशंस। तो क्या अजम्पशंस हैं कि जितने भी अदर फैक्टर्स हैं, जितने भी अदर डिटर्मिनेंट्स हैं एक्सेप्ट प्राइस ऑफ कमोडिटी, उन सब में हमें क्या मानना होगा कि उन सब में से किसी में चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, किस में चेंज नहीं हो रहा? रिलेटेड गुड्स के प्राइजेस में चेंज नहीं हो रहा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइजेस में चेंज नहीं हो रहा, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन और सब्सिडीज़, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। क्योंकि अगर इनमें से किसी में चेंज होगा तो सप्लाई इफेक्टेड होगी, कम या ज़्यादा होगी, और हो सकता है कि प्राइस के साथ इसका जो रिलेशन है, जो डायरेक्ट रिलेशन है, वो इस्टेब्लिश ना हो पाए। ठीक है, तो हमें इन सारे फैक्टर्स को प्रैक्टिकली ये कांस्टेंट नहीं रहते हैं, इसलिए हमें मानना पड़ता है कि दीज फैक्टर्स रिमेन्स द सेम, और इसीलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ सप्लाई की अजम्पशन। तो किसी भी लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए हमें फर्स्ट उसे डिफाइन करना होता है, देन हम उसकी जो अजम्पशंस होती हैं हम वो क्लियर करते हैं, और फिर हम उस लॉ को एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड कर्व। तो एक्सप्लेन करते हैं लॉ ऑफ सप्लाई को विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड कर्व। तो एक्सप्लेन करते हैं प्राइस एंड सप्लाई। ठीक है, शेड्यूल बना रहे हैं। देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। तो जैसे जैसे हम प्राइस को बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। बहुत सिंपल सा डेटा लिया है। ठीक है, हेयर Px equal to price of given commodity and Sx equal to supply, यहाँ हम क्वांटिटी सप्लाइड वर्ड यूज़ कर सकते हैं, क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ गिवन कमोडिटी। गिवन कमोडिटी और एक्स कमोडिटी एक ही बात है। ठीक है, अब अकॉर्डिंगली बनाते हैं सप्लाई कर्व। एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ एक्स कमोडिटी, और वाई एक्सिस पर प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। ठीक है, प्राइस 10 to 50 है, 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। और सप्लाई 100 to 500 है, अगेन 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं।
ठीक है, अब प्लॉट करते हैं डेटा को। व्हेन प्राइस इज 10, सप्लाई इज 100, 20 पर 200, 30 पर 300, 40 पर 400 एंड 50 पर 500। और जब हम इन पॉइंट्स को मिलाएंगे S dash is a supply curve, ठीक है। देन लास्ट हम लॉ ऑफ सप्लाई को एक्सप्लेन करते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई सिंपली सेज देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई, देयरफॉर द सप्लाई कर्व इज अ अपवर्ड स्लोप कर्व, ठीक है। सप्लाई कर्व का स्लोप क्या होता है? अपवर्ड, देयर इज अ अपवर्ड स्लोप कर्व, ठीक है। वाई सप्लाई कर्व इज अ अपवर्ड स्लोप कर्व? बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट रिलेशनशिप, डायरेक्ट और पॉजिटिव relationship between price and quantity supplied of a given commodity, ठीक है। लॉ ऑफ सप्लाई के भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, लाइक लॉ ऑफ सप्लाई भी क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। लॉ ऑफ सप्लाई इज ऑल्सो अ qualitative statement, it is a qualitative statement not quantitative, क्योंकि ये सिर्फ इंडिकेट करता है कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, क्वांटिटी कितनी बढ़ेगी ये नहीं बताता है। दैट्स वाई लॉ ऑफ सप्लाई इज अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। लॉ ऑफ सप्लाई किसी भी तरह का प्रोपोर्शनल रिलेशन एक्सप्लेन नहीं करता कि प्राइस में अगर 10% का चेंज कर दिया तो सप्लाई में कितने प्रोपोर्शन से चेंज आएगा, तो ऐसा कोई प्रोपोर्शनल रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं करता। ये इंडिकेट करता है कि प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगी, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट दैट लॉ ऑफ सप्लाई इज अ वन साइडेड लॉ मीन्स ये बताएगा, लॉ ऑफ सप्लाई ये बताएगा कि कमोडिटी के प्राइस में अगर चेंज होता है तो सप्लाई में क्या चेंज आएगा, लेकिन ये नहीं बताता कि अगर सप्लाई में चेंज हुआ है, सप्लाई कम ज़्यादा हो रही है तो प्राइस में क्या चेंज आएगा। से सप्लाई में अगर चेंज हो रहा है, मान लीजिए कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, तो प्राइस पे क्या चेंज आएगा, लॉ ऑफ सप्लाई ये नहीं बताता। दैट कॉन्सेप्ट इज प्राइस मैकेनिज्म, ठीक है। तो दिस इज लॉ ऑफ सप्लाई विच सिंपली सेज व्हेन अदर फैक्टर्स रिमेन्स द सेम देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। अब हम ये बात करते हैं कि ये लॉ ऑफ सप्लाई ऑपरेट क्यों होता है, ठीक है। व्हाट आर द रीजन ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई? रीजंस ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। यानी कि ये लॉ ऑफ सप्लाई क्यों ऑपरेट होता है, क्यों किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ने से उसकी सप्लाई बढ़ जाती है, वाई, व्हाट आर द रीज़न, देयर इज व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। ऐसा क्यों होता है कि कमोडिटी का प्राइस अगर बढ़ गया तो सप्लाई भी बढ़ गई, प्राइस कम हो गया तो सप्लाई भी कम हो गई, इसका क्या रीज़न है? तो इसे हम 3 रीजन्स के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। The first reason is, and the most common reason is profit maximization, ठीक है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सिंपली क्या बोलता है कि जब कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है, कॉस्ट तो वही है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो सेम रहेगी, हमने जितने में प्रोडक्ट को बनाया है वो तो उतनी की उतनी ही रहेगी, लेकिन प्राइस बढ़ने की वजह से आपके प्रॉफिट मार्जिन्स क्या हो जाते हैं, वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। जब प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ जाते हैं तो हर सप्लायर मैन्युफैक्चरर काम किसके लिए करता है, प्रॉफिट कमाने के लिए करता है ना, तो वो मार्केट में सप्लाई को क्या कर देता है, बढ़ा देता है।
लेकिन अगर यही प्राइजेस क्या हो जाए, कम हो जाए, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन, सप्लायर्स का प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वो क्या करेंगे, वो मार्केट में अभी सप्लाई कम करेंगे, वो भाव आने का वेट करेंगे, तो उस केस में सप्लाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट रीज़न, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सेकेंड रीज़न कहीं ना कहीं इस प्रॉफिट को ही लिंक करता है। द सेकेंड रीज़न इज चेंज इन स्टॉक। ये क्या बोलता है कि जब मार्केट में कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है, ठीक है, आप सप्लायर हैं, आप मैन्युफैक्चरर हैं या प्रोड्यूसर है, कमोडिटी का प्राइस अगर बढ़ता है तो आपके पास में जितना भी स्टॉक रखा हुआ है आप वो सब क्या कर देंगे, मार्केट में बेचने के लिए ऑफर फॉर सेल स्टार्ट कर देंगे ना, क्योंकि प्राइजेस बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रॉफिट सबको कमाना है, तो अकॉर्डिंगली हमारे पास में जितना भी स्टॉक रखा हुआ है वो हम क्या कर देंगे, निकालना स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली जो स्टॉक रखा हुआ है शॉप में, फैक्ट्री में, जहाँ पर भी, वो कम हो जाएगा और मार्केट में सप्लाई क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट की बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर यही कमोडिटी के प्राइजेस क्या हो गए, कम हो गए, प्राइजेस अभी भाव नहीं है मार्केट के अंदर, अभी प्रॉफिट मार्जिन्स भी हमारे पास में कम है, तो आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक मेंटेन करेंगे कि जब भाव आएगा, जब प्राइजेस बढ़ेंगे तब हम उसको निकालेंगे। तो इस केस में स्टॉक क्या हो जाएगा, आपके पास में बढ़ जाएगा। तो जब आप स्टॉक ज़्यादा होल्ड करेंगे, अपने पास में स्टॉक ज़्यादा रखेंगे, तो अकॉर्डिंगली मार्केट में सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, दैट इज़ द सेकेंड रीज़न, चेंज इन स्टॉक। ये रीज़न है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लिंक किसके साथ करता है, प्रॉफिट के साथ ही करता है। ठीक है, अकॉर्डिंगली हम स्टॉक कम ज़्यादा करेंगे और मार्केट में सप्लाई क्या हो जाएगी, कम ज़्यादा हो जाएगी। थर्ड रीज़न की बात करें तो थर्ड रीज़न भी इनडायरेक्टली प्रॉफिट के साथ ही जुड़ा हुआ है, एंड दैट इज चेंज इन नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट। नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट। अब ये कैसे काम करता है, मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा है, क्वेश्चन ये है कि प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई क्यों बढ़ती है। प्राइस बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, कॉस्ट तो उतनी है, इस प्रोडक्ट के प्रॉफिट्स, इस प्रोडक्ट में प्रॉफिट जो है वो प्रोड्यूसर को और सप्लायर को ज़्यादा मिल रहा है। तो जो फर्म अभी ये प्रोडक्ट सप्लाई नहीं कर रही होंगी उन्हें भी इसमें प्रॉफिट दिखेगा, वो भी क्या स्टार्ट करेंगी, वो भी इसकी सप्लाई करना, इसका प्रोडक्शन करना, इसका मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर देंगी। क्यों? क्योंकि उन्हें इसमें प्रॉफिट दिख रहा है। तो मार्केट में इस प्रोडक्ट की नई फर्म एंटर करेंगी, नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीज होंगी। ठीक है, नंबर ऑफ फर्म्स क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएगी। देखा देखी कि भैया इसमें प्रॉफिट ज़्यादा है तो हम भी इसकी सप्लाई स्टार्ट कर देते हैं, हमें भी प्रॉफिट कमाना है। तो जब नंबर ऑफ फर्म्स मार्केट में इंक्रीज हो जाएगी तो अकॉर्डिंगली सप्लाई भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई फ्रूट है एक्स, कोई प्रोडक्ट है एक्स, अभी एक ही शॉप पे ये अवेलेबल है और जैसे एक ही ठेला लग रहा है, मान लीजिए, बहुत सिंपल से लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं तो एक ही है, तो सारे लोग उसी से परचेज कर रहे हैं और उसके भाव अगर मार्केट में ज़्यादा है तो वो अकेला बंदा प्रॉफिट कमा रहा है। तो जो दो आसपास के लोग होंगे उनको लगेगा ना कि यार इस प्रोडक्ट में प्रॉफिट ज़्यादा है तो कल से हम भी यही इसकी सप्लाई स्टार्ट कर देते हैं। तो जब पहले एक शॉप थी, एक बंदा, एक सप्लायर सप्लाई कर रहा था, अब वो 3 करेंगे, तो 3 करेंगे तो मार्केट में नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ रही है, अकॉर्डिंगली सप्लाई भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन अगर प्रोडक्ट के प्राइजेस कम हो रहे हैं तो प्रॉफिट मार्जिन भी कम होगा। अब जब प्रॉफिट मार्जिन कम होगा तो एग्जिस्टिंग फर्म को लगेगा कि इसको छोड़ो, किसी दूसरे ऐसे प्रोडक्ट की सप्लाई करते हैं जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो फर्म्स क्या होने लगेंगी, उस इंडस्ट्री को छोड़ने लगेंगी, एग्जिट करने लगेंगी। अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ फर्म्स क्या हो जाएंगी मार्केट में, कम। जब बेचने वाले ही कम हो जाएंगे तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये 3 रीज़न है, कहीं ना कहीं प्रॉफिट के साथ ही लिंक कर रहे हैं। तो द मेन जो रीज़न है लॉ ऑफ सप्लाई के ऑपरेट होने का वो प्रॉफिट है।
बट फिर भी हम इसे 3 रीजंस के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, चेंज इन स्टॉक एंड चेंज इन नंबर ऑफ फर्म्स। चलिए अब कुछ एक्सेप्शंस की बात कर लेते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई के एक्सेप्शंस, दैट मीन्स लॉ ऑफ सप्लाई कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। एक्सेप्शंस मीन्स द सिचुएशन वेयर लॉ ऑफ सप्लाई नॉट ऑपरेट, यानी एक्सेप्शंस के केस में लॉ ऑफ सप्लाई अपवर्ड नहीं जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा, या सप्लाई पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, प्राइस के अकॉर्डिंग सप्लाई पर इम्पैक्ट नहीं आएगा या इनवर्स इम्पैक्ट आएगा। तो ऐसी सिचुएशंस को क्या बोलेंगे, एक्सेप्शंस। तो कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे फर्स्ट हम बात करें, ऐसे गुड्स जो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, जो नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं या नेचुरल क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो गुड्स डिपेंड अपॉन नेचर, अपॉन नेचर, नेचुरल क्लाइमेट, मॉनसून। तो ऐसे प्रोडक्ट जो मॉनसून पर डिपेंड करते हैं, लाइक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, बारिश नहीं हुई टाइम पर, ठीक है, मार्केट में सप्लाई बहुत शॉर्ट हो रही है, प्राइजेस बढ़ रहे हैं, कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, प्राइजेस बढ़ रहे हैं, तो एक फार्मर को सप्लाई बढ़ानी चाहिए। एज पर लॉ ऑफ सप्लाई तो प्राइस बढ़ने के साथ सप्लाई बढ़नी चाहिए, लेकिन क्या सप्लाई बढ़ सकती है? नहीं बढ़ सकती। क्यों नहीं बढ़ सकती? क्योंकि सप्लाई डिपेंड करती है नेचर के ऊपर, सप्लाई डिपेंड करती है मॉनसून के ऊपर, क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर। अगर बारिश ही नहीं होगी तो आप किस तरीके से प्रोडक्शन करोगे, किस तरीके से फार्मिंग करोगे? आप चाहकर भी सप्लाई को नहीं बढ़ा पाओगे, सप्लाई में चेंज नहीं आएगा। दैट मीन्स इस तरह के गुड्स जो नेचर पर, जो नेचुरल कंडीशंस पर डिपेंड करते हैं, ऐसे गुड्स पर लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होता। दीज आर द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। सेम अगर मैं कंडीशन बोलूँ तो जो अनडेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उन कंट्रीज़ में भी क्या होता है, मान लो प्राइजेस बहुत हाइक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, सप्लाई बढ़ानी चाहिए एज पर लॉ ऑफ सप्लाई। लेकिन लेस डेवलप कंट्रीज़ का मतलब ही क्या है, जिनके पास में रिसोर्सेज ही नहीं है। तो रिसोर्सेज ही नहीं है तो प्रोडक्शन कैसे करेंगे, और जब प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पाएंगे, तो सप्लाई कैसे बढ़ाएंगे? तो अगर कंट्रीज़ लेस डेवलप कंट्रीज़ है तो इन कंट्रीज़ में लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि प्राइस बढ़ने के साथ में इन कंट्रीज़ में हम सप्लाई को इंक्रीज़ नहीं कर सकते, सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। जैसे पाकिस्तान। एक और एक्सेप्शन हम कोट कर सकते हैं लॉ ऑफ सप्लाई का, जहाँ प्राइस बढ़ने के साथ सप्लाई चेंज नहीं होती है। हाईली आर्टिस्टिक गुड्स, एक पेंटर है, पेंटिंग बना रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी पेंटिंग बना रहा है। हम किसी भी अच्छे पेंटर का एग्जांपल लेते हैं, लाइक MF हुसैन सर का एग्जांपल ले लेते हैं। उनकी पेंटिंग्स के प्राइजेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा है। तो क्या करें, जल्दी जल्दी हाथ चलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पेंटिंग्स बनाएं, सप्लाई बढ़ानी है। क्यों बढ़ानी है? क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा है? नहीं, पॉसिबल नहीं है। ऐसे कोई भी गुड्स या ऐसी कोई भी सर्विस जिसमें आर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, आर्टिस्टिक गुड्स होते हैं, वो अपने हिसाब से ही बनेंगे, अपने टाइम के अकॉर्डिंग ही बनेंगे। प्राइजेज़ में चेंज होने का उनकी सप्लाई पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। आप प्राइजेज़ के बढ़ने की वजह से उन आर्टिस्टिक गुड्स, जैसे कोई मान लीजिए आप कोई स्कल्पचर बना रहे हैं, आप कोई मूर्ति बना रहे हैं, तो क्योंकि वो बहुत महंगी बिक रही है मार्केट में, आप जल्दी जल्दी नहीं बना सकते, फिर तो उसमें आर्टिस्टिक वैल्यू ही क्या रहेगी। तो ऐसे गुड्स जो हाईली आर्टिस्टिक होते हैं उन पर भी प्राइस का इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लॉ ऑफ सप्लाई अट्रैक्ट नहीं होता, ठीक है। तो कुछ ये एक्सेप्शंस हैं जिसको हम बोल सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर लॉ ऑफ सप्लाई ऑपरेट नहीं होता।